नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज सियासी मंजराना बहुत तेज़ी से तब्दील होता नज़र आया और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जिस नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन का इंतज़ार था या ख़दशा था, वो आज अपोजिशन की जमातों ने अब से चंद घंटे पहले फ़ाइल कर दी। साथ ही नेशनल असम्बली के सेशन को रिक्विजिशन करने की भी दरख्वास्त दी गई है। बताया जाता है अमूमन तौर पर कि इस दरख्वास्त के सामने आने के 3 से 7 दिन के अंदर इस किस्म का वोट जो है उसे होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स हैं पॉलिटिकल, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा। 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। सिर्फ हम बेजार नहीं हैं, जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। नाज़रीन, ये टुकड़ा जो मैंने आपको सुनाया ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से है, उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में से है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद में की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने दावा किया कि 172 से कहीं ज़्यादा वो नंबर लेके आएंगे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने रीज़न बताया कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव, मोशन और रेजोल्यूशन अपोजिशन को क्यों लानी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी बात है वो महंगाई है, फिर बेरोजगारी है। 22 करोड़ आवाम को गिरवी रख दिया गया है। खारजा महाज में बदतरीन इनकी नाकामी है। सब ने मिलकर सीपैक में कीड़े निकाले, बैठे बिठाए हमारे यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक को नाराज कर दिया और अरबों डॉलर की बैठे बिठाए आपने जनाब कारतूस चला दी। 1 मैन सुसाइड बॉम्बर है वो। तो आज ये कहना फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, बाहर के ममालिक के साथ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई। जो इस वक्त बेरोजगारी है पूरे मुल्क में वो खारजी साजिश से हुई। अब अपोजिशन की जमातों ने तो जाहिर है यही कहना है कि उन्हें अदम एहतमाद की तहरीक में कामयाबी होगी, लेकिन ज़्यादा जो ऑप्टिक्स तब्दील हुए हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे से उस वक्त बदले जब अलीम खान जो सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जहांगीर खान तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के एलची और नुमाइंदे की हैसियत से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने उन्हें री एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन अब तक पूरी एंगेजमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, जनाब नौमान लंगड़ियाल साहब ने, जो MP हैं पंजाब के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि माइनस बुजदार फार्मूले के अलावा किसी किस्म की चीज़ पर समझौता नहीं हो सकता। क्या अल्फाज हैं नौमान लंगड़ियाल के, ज़रा सुन लीजिए। एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुजदार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। ये वो ऑप्टिक्स है नाजरीन जो हुक्मरान जमात के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग है अपोजिशन के क्लेम से भी, बिकॉज यही वो ऑप्टिक्स हैं जो अपोजिशन के क्लेम्स के अंदर और भी बहुत से ऑप्टिक्स आ रहे हैं जो ज़्यादा वजन डालते हमें नज़र आते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, सीनियर लीडर हैं PMLN की लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। मेरे साथ ही फ़ारूक हबीब साहब तशरीफ़ रखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है तहरीक इंसाफ की तरफ से। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा काबिल दखील भी ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इशू पे 5 मिनट, सिर्फ 4-5 मिनट बात कर लूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब शहबाज शरीफ साहब ने जो रैशनल दिया है, उन्होंने जो रीजनिंग दी है, और उससे पहले भी ज़ाहिर है अपोजिशन लीडरान वही रीजनिंग दे रहे हैं कि हम आवाम की मुश्किलात की वजह से मजबूर हो गए हैं, जो माशी मुश्किलात हैं उस वजह से हम मजबूर हो गए हैं इस अदम एहतमाद की तहरीक को लाने के लिए। लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त अगले 4-5 माह में हुकूमत ने कितनी पेमेंट्स करनी है, किस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, और अगर हुकूमत फॉल कर जाती है तो नई हुकूमत आएगी तो उसको क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे जहां आवाम को रिलीफ देनी होगी? जी डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं आपके सवाल के, 2 सवालात छुपे हैं आपके बड़े सवाल के अंदर। देखिए, पहली चीज तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझ रहा हूँ बैरूनी सेक्टर के हवाले से, वो 2 बहुत बड़े चैलेंज है। एक तो तजारती खसारा जो है, जिसका पूरे साल का हद हमने 28 अरब डॉलर रखा था, वो 8 महीनों में 32 अरब पे पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख का बुलंद तरीन
तजारती खसारा हम देखने चले हैं 12 महीने का। अगर प्रोजेक्शन लगाएं तो प्रोबेबली $50 बिलियन का तजारती खसारा आ रहा है। और उसके साथ जो पेमेंट्स हैं बैरूनी कर्जा जात के ऊपर, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे कि तजारती खसारे को फाइनेंस किस तरह किया जाता है, उस $50 अरब की जो जरूरत है वो कहाँ से पूरी होती है, और फिर जो हमने कर्जा जात बैरूनी सेक्टर में पे कर रहे हैं उनका क्या बनता है। दो बड़े कर्जा जात हैं, एक मार्च की 23 तारीख को कोई $2 अरब मैच्योर हो रहा है, लेकिन वो चाइना की तरफ से है। पाकिस्तान की तरफ से दरखास्त ऑलरेडी जा चुकी है कि उसको रोल ओवर कर दें, यानी कि उसको रिन्यू कर दें, लेकिन मैच्योर वो होने चला है मार्च की 23 तारीख। और मार्च की 25 तारीख को चाइना का एक और लोन है जो कमर्शियल लोन है, वो तो $2.2 अरब का लोन है। उसकी भी दरखास्त जो चाइनीज बैंक हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना ने भेज दी है। उसके अलावा जो बिटवीन टुडे एंड जून जब बजट आएगा, जब नया माली साल शुरू होगा, जो मजबूरी अमाउंट है कर्जा जात की जो वापस करनी है वो तकरीबन $8.5 अरब की है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि IMF के साथ ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को शुक्रिया अदा करना चाहिए ऑपोजिशन का कि इनकी जान छुट रही है इस पूरे क्राइसिस से। क्या ये इतना मुश्किल क्राइसिस होगा? डॉक्टर साहब, हुकूमत छोड़ना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि पटवारी अपना दफ्तर नहीं छोड़ता। यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हुकूमत छोड़ देना इसके एवज वो आई थिंक सियासी तौर पे तो कोई उस सिमत में हमने कभी किसी को जाते देखा नहीं। मैं IMF के वादों के हवाले से आपसे बात कर रहा था कि फरवरी 2021 में जो वादे किए गए थे वो फिर नए वजीर खजाना साहब आए, उन्होंने तोड़ दिए। अब मिनी बजट आपको याद आया था जनवरी 2022 में, उसमें टैक्सेस बढ़ाए गए थे। फरवरी की 28 तारीख को वजीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान वो सारे वादे भी तोड़ दिए। तो हमें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं सिर्फ एक समझना चाह रहा था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं अपने पॉलिटिकल डिस्कशन में सिर्फ समझना चाह रहा था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे अगर एक नई हुकूमत इस स्टेज पे आ जाती है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जनाब फारूक हबीब साहब, जो ऑप्टिक्स हैं, मतलब ऑपोजिशन तो चले कह रही है कि हमारे पास आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा 172 से बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं वो टोटली आपके खिलाफ टर्न अराउंड करें। आपसे थोड़ी देर पहले में खबर आई कि चौधरी शुजात साहब जिनको सब मिलने जाना चाहते थे वो अब लाहौर से ट्रैवल करके मौलाना फजल रहमान को यहाँ मिलने आ रहे हैं। ये वो सब ऑप्टिक्स हैं। कुछ लोगों पर पाबंदियाँ लगी थी, वो पाबंदियाँ अचानक आज हट गई हैं। ये सब ऑप्टिक्स और सिग्नल ऐसे हैं कि एक बिल्कुल माहौल तब्दील हो गया। देखिए, हमें किसी की पाबंदी लगाना या लगाने से हमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता बुनियादी तौर के ऊपर। और जहाँ तक रहेगी बात, आप ऑप्टिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर कोई हमारी पार्टी के लोग हैं वो हमारी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो जागीर तरीन ग्रुप के लोगों का नाम लेते हैं या अलीम खान का नाम लेते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। वो पहले भी पार्टी के साथ थे, आज भी पार्टी के साथ। 9 लोग ही तो इनको चाहिए, 163 उनके पास अपने हैं। नहीं, मैं सुन लेना, इशू ये है कि जो अपनों में से कितने साथ खड़े हैं, ये भी तो एक सवाल है जो हर बार आपके इल्म में है कि 25 से 30 लोग इनके आगे पीछे हो जाते हैं। वो तो तब इससे पहले भी आपको याद होगा कि ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे और उसमें तो वाज़ेह अक्सरियत इनकी थी, तो इनके लोग जो हैं वो गायब हो गए थे। लोग खड़े होकर 160 कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लाना चाहते हैं, जब वोटिंग की बारी आई तो उसके बाद गायब हो गए थे। बुनियादी तौर के ऊपर क्या एजेंडा है? बुनियादी तौर के ऊपर आज हमें कह रहे थे मुल्क का मुफाद उस वक्त कहाँ चला गया था जब 3 बार इनको इक़्तिदार मिला। सारे इदारे मुल्क के तबाह बर्बाद, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, सुई गैस खसारे में, बिजली का सर्कुलर डेट 1967 के बाद कोई डैम नहीं बना, बेरोज़गारी तारीखी, कर्जे तारीखी, लूटमार तारीखी, मनी लॉन्ड्रिंग तारीखी, पापड़ वाले, फालूदे वाले, मकसूद चपड़ासी, मसूर अनवर, ये सब कुछ आपके सामने होता रहा। आज फजल रहमान का जो रुख है वो मशरिक़ की जानिब होता है, जरदारी का रुख मगरिब की जानिब होता है, शहबाज शरीफ का रुख शमाल की जानिब होता है। आज इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान ने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। इमरान खान ने जो है वो इनको किसी किस्म की कोई इत्तेसाब के अमल में कोई इनको फेवर फराहम नहीं की। ये तो होगी ना रैशनल, उस वजह से ये इकट्ठे होना चाहते हैं। दूसरा इशू है, मुझे आप ये बताएं कि हमें कोई बैठ के पाकिस्तान में कोई बैठ के ये डिक्टेट नहीं करेगा कि हम जो है वो किस इशू के ऊपर हमने क्या स्टांस लेना है। अगर हमें को ख़त लिखेगा हमें भी जवाब देने का राइट है। भाई आप कश्मीर के ऊपर भी एक रूल रखें ना। UN की कन्वेंशंस जो हैं, जब यूरोपियन यूनियन की खत की UN की जो कन्वेंशंस हैं
उसका अमल दखल जो है वो क्या कश्मीर पे नहीं होता, क्या फलस्तीन के ऊपर नहीं वो एक होता? बड़ी बहस है अभी। क्या पाकिस्तान नहीं, जहां पाकिस्तान में जो गुजरा, पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की जंग में जो कोलेटरल डैमेज हमारा हुआ उस पर हमें डूम और कहते रहे, उस पर पाकिस्तान को ही विक्टिम ब्लेमिंग करते रहे पाकिस्तान की, उस पर कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ, यही आसिफ अली जरदारी 460 ड्रोन हमले होते रहे, खामोश रहते हैं, मादर खाना रवैया अख्तियार करते हैं। इमरान खान आए, आज़ादाना पॉलिसी की बुनियाद रखी, वो उनको उनकी जुबान में जवाब दे सकते एक्सप्लेन करें कि क्या इमरान खान के साथ से बाहर नहीं पड़े। पहले पॉइंट को तो ये हमने किसी को नाराज नहीं किया। क्या बदल गया है जब ये कहते हैं कि सेनेट में जहां अक्सरियत भी थी वहां पर भी आपके लोग सारे नहीं आ सके, लेकिन अभी लगता है क्या बदल गया है कि आप इतने एहतमाद हैं? बिकॉज अब ऑपोजिशन की जमातों ने जिस पुर एहतमाद तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है टोन में, तो क्या चीज बदल गई? थैंक यू मोईद साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें मेरा भाई बार बार कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, चोर हैं, ये है, ये इनको 4 साल हो गए। मतलब ये सुन सुन के लोग भी थक चुके हैं और ये चूरन मज़ीद बिकना नहीं है। देखें इनको फ़र्क पड़ना चाहिए था, इनको डे 1 से फ़र्क पड़ना चाहिए था कि जब महंगाई बढ़ रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, इन्होंने जो वादे किए थे वो ये पूरे नहीं कर रहे थे, इनको फ़र्क पड़ना चाहिए था। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने इतना माहौल टॉक्सिक कर दिया कि ऑपोजिशन ने बारहा इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इश्यूज़ पे इनकी तरफ बढ़े, लेकिन वो एक ही मैं ना मानू की रट थी और वही चोर 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 चोर। मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल था। देखें कौन सा इशू है जिस पे डायलॉग हो और सोल्यूशन ना निकले? मोईद मुझे आप बताएं। इकोनॉमिक इश्यूज मुझे बताएं कि इनके कर्जे, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, अभी फारूक साहब बैठे थे, आप उनसे बात कर रहे थे, उनसे पूछें कि हमने 5 साल में कितने कर्जे लिए और ये 3 साल में कितने कर्जे ले चुके हैं। इन्होंने क्या हशर कर दिया, इन्होंने मुआशी तौर पे दिवालिया निकाला तो निकाला, इन्होंने खारजा पॉलिसी में आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को देश से कि जी हमारी ईरान से हमारी नहीं बनती, इंडिया हमारी नहीं बनती। सऊदी अरेबिया जो हमारा दोस्त था उसके साथ रिलेशनशिप आज कहाँ पे है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यू नो, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उन्होंने अपने कर्जे जो इन्होंने दिए वो किन शराइत पे दिए जरा उनको भी देख लें। पॉइंट इज सीपैक चाइना को देख लें, इन्होंने आते ही कहा था कि फ्रंट मैन है शरीफ के वो। देखें इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अब आज ये कहते हैं, और मैं आपको मोईद ये यहाँ कह के जा रही हूँ, ये 172 की बात कर रहे हैं ना, हमें रिक्वायर्ड नंबर हम इनसे बहुत ज्यादा। नहीं वो तो कह दिया मेरा सवाल ये है कि मैंने डॉक्टर फारूक सलीम को सिर्फ इसलिए लिया था कि हम देख लें कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जैसे अगले 6 माह में आपने ये जून या जुलाई तक आपने 8.5 अरब बिलियन डॉलर जो है उसकी पेमेंट्स करनी, तो आप आवाम को रिलीफ कहां से देंगे? मेरी बात देखिए, जो रिलीफ है ना वो मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी है। अच्छा। ये कुछ नहीं कर, मतलब आप ये देखें, ये आटे का बहरान तो बाहर से आके किसी ने नहीं किया ना, चीनी का बहरान तो आके बाहर से किसी ने नहीं किया ना, दवाइयों का स्कैंडल है, इतने बड़े स्कैंडल्स इनके आए, LNG का स्कैंडल है, वो तो कोई आके नहीं ना कर रहा, वो तो इनकी इनकॉम्पिटेंस है, टाइम पे नहीं काम हुए, बरामद चीनी कर दी, मतलब कुछ इनकी अगर उन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और चैलेंजेस हैं, लेकिन शुड वी वेट कि वो चैलेंजेस इतने बड़े हो जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए? और पूरा प्रोग्राम कादर मंदोखिल साहब, अभी आपने सुना शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने बात की आटे की कीमत की, लेकिन हम मसलसल सुनते चले आए हैं कि आटे की कीमत सिंध में ज्यादा रही है पंजाब के मुकाबले में, और ज्यादा मिसमैनेजमेंट वहां पे रही है, और आटा तो बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसकी ग्रोथ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम प्रोविंशियल ही है। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत, जो अब इस वक्त हुकूमत गिराना भी चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आटे का मसला सिंध में भी हल नहीं कर सकी, पाकिस्तान का कैसे हल करेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि आटा, चीनी, ये सारी चीजें तो ये पहले भी अफगानिस्तान में स्मगल करते रहते थे, और बॉर्डर जो है ना वो फाटी हुकूमत। हम गंदम खरीद रहे 2000 रुपए में, और ये खरीद रहे पंजाब में 1800 में, एक थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत सारी चीजें आपको याद हो, इमरान ऐसा फरमाते थे कि डॉलर अगर $1 हो गया तो 1 अरब रुपए खसारा होगा, और फिर पेट्रोल से आप देख रहे हैं, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में $147 भी बैरल था, और हम दे रहे थे 106 रुपए में। आज 80-85 रुपए जब डॉलर आ गया तो ये 150-162 तक पहुंच गए, और फिर मजीद जब वो आलमी मंडी में, आपको पता है इससे पहले ये कहते थे
महीने में एक मरतबा समरी अच्छी उगरा की, उसके बाद उन्हें 15 दिन में कर दिए। अब 15 दिन के बाद वो ये कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, ओगरा एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उन्होंने समरी भेज दिए। आज 15 दिन पहले जो उन्होंने 12 रुपए महंगा कर दिया पेट्रोल, और फिर समरी आई उनके पास 8 रुपए की, उसकी बजाय 8 रुपए खत्म करने की या उसको करने की मजीद 10 रुपए कम कर दिया। तो एक बात तो ये वाजिह है कि ये पाकिस्तानी आवाम को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए 4 साल वो फरेब से किया। फिर उसके बाद मैं माशी इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी अक्ल, इतना सेंस है, जब मैं जून जुलाई में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा दिसंबर में सर्दी आती है, मुझे गैस का बंदोबस्त करना है। और फिर जब मैं दिसंबर में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा कि बिजली की खपत होगी जून जुलाई में, मुझे उसका बंदोबस्त करना होगा। ये इतनी बड़ी बढ़के मारे हैं ये लोग, और एक जलसे, अवामी जलसे में यूरोपियन यूनियन को जवाब दे रहे हैं। आपको पता है यूरोपियन यूनियन का हमारा पीपल्स पार्टी के दौर में GST प्लस हमने इसको किया, हमारे तिजारती माहदे उनके साथ, और शहीद जुल्फकार अली के दौर में 20 लाख लोगों को बाहर भेजा गया है, जो आज कई लाख बन गए, और जिसका ये रेमिटेंस का ये एडवांटेज दिया ले रहा है। और मैं तो सही, अगर ये इतनी ताकतवर है, इतनी दलेर है। मेरा सवाल जो मैं उठाना चाह रहा था ना कादर मंदोखिल साहब, जिसको आपने इग्नोर कर दिया, वो बुनियादी तौर पे ये था कि अब जबकि आप लगते हैं कि हुकूमत को गिरा देंगे, तो आप तो पुरानी बात दोहरा रहे हैं ना कि इनकी ये तो बातें हम 2-3 साल से, आपके पास क्या लाहे अमल है? जब तेल की कीमत इस वक्त $140 पर बैरल पे जा रही है, आज हिंदुस्तान ने 20 रुपए इंडियन रुपी पर लीटर इजाफा किया, जो पाकिस्तान के हिसाब से 40 रुपए बनता है तेल की कीमत में, यहां 10 रुपए की कमी कर दी गई है। तो यहां जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, आपके पास उसकी कोई बात नहीं कर, तो आप क्या हमें लाहे अमल देंगे हमारी जिंदगी बेहतर करने के लिए? देखिए, मैं वैसे जवाब दे चुका हूँ, मैं दोबारा आपको रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन रिपीट से पहले अभी आपने खुद फरमाया कि इंडिया में 20 सर, आपने कहा कि इनकी मिस्टेक्स क्या है, आप क्या करेंगे? मैं एक जुमला तो मुझे कंप्लीट तो करने दें। अगर आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया, जो बढ़ गया यकीनन, और इंडिया ने बढ़ाया तेल, तो इसने कौन सी कैलकुलेशन करके इसको कम किया? इस सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड तो ये है पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की जो आलम बुलंद की है, जो 27 तारीख से हम रोडों पे, आज भी इस वक्त फैजाबाद धरने, जो फैजाबाद जो ब्रिज है वहां से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी झूठ फरेब तो अवाम के सामने आ गई है। दूसरी बात, मैंने आपको जवाब दे दी है, मैं वकील हूँ, इकोनॉमिस्ट भी हूँ, इतने अक्ल, इतने सेंस मेरे अंदर है, जब मैं जून में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा कि मुझे गैस का बंदोबस्त करना है, और गैस का बंदोबस्त करने के लिए मुझे उसके हिसाब से खरीदारी करनी पड़ेगी। और फिर अगर ये इतनी गैरतमंद है और इतनी यूरोप के आंकों में आंखें डाल के बात करे, तो लाए ना वो गैस लाइन जो आसिफ अली जरदारी ने ईरान के साथ मुआहदा किया था, जो कि ईरान के बॉर्डर तक मुकम्मल, तो खींच रहे थे पिछले 4 साल से, क्यों नहीं किया? आज कर दे, आज एतमाद के पहले ऐलान कर दे, वो गैस लाइन शुरू कर दे। मैं मान लूं इनको ये कितने ताकतवर है। सवाल ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, ये आज भी ये लग रहा है इनको कि ये कंटेनर के ऊपर बैठे हुए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जा चुके हैं। और जिस तरह इस्तकबाल सिंध के अवाम ने तो करना ही था हमारा, क्योंकि हमारी अक्सरियत है जनूबी पंजाब में से ज्यादा, सिंध के अवाम ज्यादा, सेंट्रल पंजाब ने जो बिलावल भुट्टो साहब की जो ना वो ये इस्तकबाल की है, वो आपके सामने की बात है। आपके टीवी चैनल, दूसरी चैनल बता रहे हैं कि कितनी लंबी रैली है और कितनी पब्लिक है, वो सब है। अब ये क्यों घबरा रहे हैं और इनके परिंदे इधर उधर क्यों उड़ रहे हैं? इस वजह से उड़ रहे हैं, इनकी नाली और नाला ब्रेक ले लूं, गुमराह के प्रकोप को। कादर मंदोखिल साहब, ब्रेक ले लूं। कादर मंदोखिल साहब का इस्तदलाल यह है कि हुकूमत को जो फैसले वक्त पे लेने थे, जैसे गैस के फैसले लेने थे जून में, वो नहीं लिए गए, और इस किस्म की जो गलत फैसले हैं, टाइम पे फैसले न करने से भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो। ताहम उस सवाल का जवाब कि ऑपोजिशन के पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई सोल्यूशन है, उसका जवाब नहीं मिल सका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले जनाब कादर मंदोखिल साहब का इस्तदलाल ये था कि PTI की हुकूमत ने असल में बहरान इसलिए पैदा किया कि उन्होंने जो फैसले वक्त पे करने थे, जैसे गैस परचेज का फैसला, वो उन्होंने नहीं किया। ये और बात है कि कादर मंदोखिल साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ऑपोजिशन जब हुकूमत को गिरा लेगी तो उसके पास इस इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या हल होगा। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। फैसले आपने चूंकि सही वक्त में नहीं किए, इसलिए ये सिचुएशन आ गई। एक फैसला तो अगर बहुत पहले आप लोग कर लेते को 3 साल पहले, तो मेरा ख्याल सिचुएशन ऐसी ना होती आपके साथ, लेकिन वो आप कर नहीं सके। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फैसलों का तो कोई मामला नहीं है। आप देखें, आज शहबाज शरीफ बैठे हुए थे आसिफ अली जरदारी के साथ। आसिफ अली जरदारी के बारे में शहबाज शरीफ क्या बात किया करते थे, उनको सड़कों पे घसीटने के हवाले से, पेट फाड़ के दौलत वापस लाने के हवाले से,
और अगर कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से ही बात करनी है तो मुझे आप ये बताएं कि 13.5 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता, सूबाई हुकूमत सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सूबे का कराची से लेती है, लेकिन कराची में बारिश आए कराची डूब जाता है, कराची में गरां फरोशी, कराची में टैंकर माफिया, कराची में ज़ख़ीरा अंदोज। सिंध के अंदर 90% खाद सिंध के अंदर बनती है। सिंध में मॉनिटरिंग का लेवल खाद की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ज़ीरो है। पंजाब में 98% है। वहीं से इनके बॉर्डर से जब निकलती है खाद तो आगे जाके फिर जो है वो स्मगल भी होती है। ये उसके फैसिलिटी बेसिकली कह रहे हैं कि खुद सारी मिसमैनेजमेंट सवाल है कि इनके पार्ट के अंदर 13 बरस में सिंध में आपकी मैनेजमेंट जो थी कराची के हवाले से, उसमें कोई खास खातर खा ऐसी चीज नहीं आ सकी, तो आपका फिर क्या स्टेक है सेंटर के ऊपर? देखिए, वो मुझे तो हैरत हो इस बात पे कि सिंध के बॉर्डर से खाद निकल जाती है फिर स्मगल होती है। वो भाई को सिंध का बॉर्डर कौन सा अफगानिस्तान ईरान के साथ लगता है? पहले तो अकल वाली बात कर ले। तो जापान और जर्मनी क्योंकि चेयरमैन कहते थे, अब ये भी उसी तरह शुरू हो गए। वो भाई हमारा बॉर्डर कहाँ लग रहा है? हमारा बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ लग रहा है, पंजाब के साथ लग रहा है। स्मगल होता होगा तो वहां से होता होगा, वफाकी हुकूमत के अंदर है बॉर्डर। नंबर एक बात। दूसरी बात ये जो ये सिंध की ये सारे एक ही 4 साल इनके सारे स्पीचेज इनके लोगों के देख ले ये चीज कर रहे हैं। क्या मैं ये इनसे पूछ सकता हूँ मोहतरम से कि सिंध में जो अस्पताल NICBD बने हुए इंटरनेशनल लेवल के, क्या पुख्तनख्वा में 9 साल की हुकूमत में एक भी कोई इस टाइप की डिस्पेंसरी बनाई? क्या बेनजीर ट्रामा सेंटर 15 मंजिला हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, क्या एक भी पुख्तनख्वा में उन्होंने, पंजाब को तो छोड़िए 4 साल में, तो 9 साल पुख्तनख्वा की बात करो, बनाई? क्या उन्होंने जो है ना गम्बट में लीवर ट्रांसप्लांट जो 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसका इलाज है, और जो पूरा पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत लोगों से फायदा उठा रहे हैं, और इनकी सेहत कार्ड जो इन्होंने जाली कार्ड बना के दिए उनको, क्या ये सिर्फ ये इस तरह के कार्ड बना के सरकारी अस्पतालों को बनाने के बजाय ये प्राइवेट हॉस्पिटल को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं? और ये करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। मैं एडवांस में लिख ले, रिकॉर्ड करके रखी ये बात सारी। और फिर उसके बाद जो ये बात करें कराची का सबसे बड़े न्यू आप, क्या कचरा लाहौर भी नहीं है? क्या कचरा में हम अभी GT रोड से गुजर के आ रहे थे, हमने रोडों काल भी देखा, हमने इनके कचरे भी देखा, सब देखा। कराची फोकस है। और फिर ये कराची कहते हैं कराची का रेवेन्यू जो है, कराची का रेवेन्यू हमारे हाथ में है या वफाकी हुकूमत में? क्या NFC अवार्ड के जरिए आपने हमें पैसे पूरे दिए? ये जरा हिसाब पूछने से। तो ये सारी एक लॉजिकली और टेक्निकली बातें हैं जो कि इनकी समझ से बालातर है। इनके समझ में सिर्फ गाली गलोच है। इनके आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मैं थोड़ा सा सियासी जो अभी की नामों से बात ये है कि जी मामला ये है कि सिंध में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं बकौल इनके, ठीक है। हाँ, उसी कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बता दें जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना इलाज करवाया हो। वो बीमार हुए थे, आपको याद है, दुबई के हॉस्पिटल में जाके दाखिल हुए थे। उन्हें सिंध के ये जिन हॉस्पिटलों की ये कारकर्दगी बता रहे हैं वहां पे जाके वो इलाज नहीं करवाते। इमरान खान तो 2 बार इमरान खान बीमार हुए 2 बार, वो जाके शौकत खानम हॉस्पिटल से उन्होंने इलाज करवाया। यहाँ नहीं, वो क्या आसिफ अली जरदारी ने बनाया वज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल? मुझे आप ये बताएं। ये तो मैं जिन हॉस्पिटलों का नाम लिया है उन हॉस्पिटलों में आसिफ अली जरदारी साहब ने इलाज नहीं करवाया था। डॉक्टर आसिम का अच्छा वो आप अच्छा चले मैं इसके सियासी गवर्नमेंट अगर फॉल कर जाती है, हम सुनते थे कि PMLN चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, लंबा इंटरम सेटअप भी ना हो, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि नहीं, एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, मतलब एक जॉइंट होगा। तो कौन आपका प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है? कौन इसमें क्या? मेरी बात सुने, मैं पहले इनका जवाब देना चाहूंगी। ये बड़ी हर शो में बैठ के ये लोग कहते हैं कि पेट फाड़ेंगे, पैसे निकालेंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, ये इन्होंने अभी कहा कि जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ के। मेरी बात सुने, ये निकलवाएं इनकी क्लिप्स कि ये एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहते थे, क्या इनकी तासरात थे उनके लिए, ये चौधरियों को क्या कहते थे, ये शेख रशीद साहब के लिए क्या फरमाते थे। ये मतलब ये हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है आपके आर्काइव्स में। इनका निकाल के इनको सुनवाएं कि ये क्या क्या बातें करते थे और इन्होंने क्या क्या सारी जमातों ने गैर ज़िम्मेदाराना बातें की हैं। इस पे अभी क्या होगा? Who will be the prime minister? देखें, अब एक पहला इशू सॉर्ट आउट हो जाए कि इनको हमने आउट करना है। जो हमारे हलकों में डिमांड में नहीं, अभी ये तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारे लोग टूट टूट के जा रहे हैं, इनके कहीं नहीं जा रहे।
अभी इन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो हमारे इनके साथ मिलने लगे हैं और ये नाकाम होने लगे। ऑप्टिक्स तो शेप हो रहे हैं ना इस चीज में। चौधरी शुजात अगर आ रहे हैं मिलने के लिए मौलाना फजल रहमान को, तो ऑप्टिक्स आपके फेवर में जा रहे हैं, फेवर में जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? देखिए प्राइम मिनिस्टर जिस तरह बातचीत डिस्कस होके ये फैसला हुआ है उस तरह आगे भी हो जाएंगे। इलेक्शंस की तरफ जाना चाहेंगे? मैं उस चीज के लिए, एक नई हुकूमत बनेगी, आप देखिए देयर आर सर्टेन थिंग्स टू बी डन बिफोर द इलेक्शंस, वो काम होने हैं जो इन्होंने उल्ट पुल्ट किए हैं, उनको भी तो थोड़ा सा सही करना है ना। प्राइम मिनिस्टर अगर उतर जाएगा तो वो देखिए मैं उस नया प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं मोईद जिसमें ये फैसले हो रहे हैं, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड कि सब पार्टीज बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, डायलॉग हो रहा है, और हर मुश्किल चीज जो मैंने आपको पहले कही है थ्रू डायलॉग आप देख लेंगे विद इन अ फ्यू डेज, अब तो अनफोल्ड हो जाएंगी चीजें। आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे या शाहिद खाकान अब्बासी होंगे या फिर इसे कहते हैं शहबाज शरीफ साहब होंगे, कुछ लोग कहते हैं शायद आसिफ अली जरदारी साहब खुद ही हों। जो भी होगा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा, ये फैसला उन्होंने करना है क्योंकि ये खुद जमात है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं बनना चाहते, पीपल्स पार्टी से बने, तो फिर जरूर हमारी कैबिनेट फैसला करेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़े वजह कहा किसी की अक्सरियत है। अच्छा, मैंने अगर आपको सही सुना है कि आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पीएमएलएन का होगा, क्योंकि बड़ी पार्टी है ना ऑपोजिशन में। 85 सीट्स हैं, 84 सीट्स हैं। इसका मतलब या वो शहबाज शरीफ साहब होंगे या फिर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। जी, जो अगर कोई और थर्ड कैंडिडेट भी नहीं, थर्ड कैंडिडेट आई डोंट नो, मतलब नामों पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नामों पे नहीं हुआ है। हाँ। तो ये हो गया है फैसला कि फौरी तौर पे इलेक्शन पे नहीं जाना, बल्कि एक फौरी, मैंने आपको कहा है कि कुछ टाइम तो कुछ चीजें ठीक करनी पड़नी है ना बिफोर द इलेक्शंस। कितना टाइम लेंगे, क्या होगा? इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं? नहीं, इकोनॉमी भी को भी साथ साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ काफी, मतलब वो आपके सामने स्लोली, आई डोंट वांट टू सिट हियर एंड कमेंट ऑन इट और कमिट ऑन इट, बट टाइम विल टेल यू, इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ। यानी कुछ भी नहीं, आप हमें इकोनॉमी की मैयर नहीं, कुछ और मैयर लेने आपने, ये कह रही हैं? नहीं, इम्प्रूव तो करना होगा ना, कुछ मेजर्स तो लेने होंगे, कुछ तो करना होगा ना। वी हैव टू कीप द कंट्री, आगे मूव तो करना है ना, स्टैंड स्टिल तो नहीं होगा। देखिए फैसले होंगे मोईद, और बेहतर फैसले होंगे। जो हालात अब हैं वो नहीं होंगे। ये तो सोलो फ्लाइट पे थे। में तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आ रही है ना कि आपको आईएमएफ से कैसे डील करना है, कर्जे कैसे उतारने हैं, आपको देख लेंगे ना। देखिए फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन करने हैं, अमेरिका को एंगेज करना है। यू विल सी, मैंने आपको कहा है कि आई एम नॉट पार्ट में, तो मोईद आपके प्रोग्राम में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर, बट आई नो दैट कि ऑल दीज थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन और ये हैंडल हो जाएंगी। अगर इतना बड़ा फैसला हो गया कि एक पॉइंट पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, तो बाकी भी मसले हल। मैं एक ब्रेक ले लूँ। शाइस्ता परवेज का ख्याल है, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का ख्याल है कि बहुत अहम फैसले होने हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ के बहुत अहम फैसले होने हैं। उसके बाद फैसला होगा कि इलेक्शन होने हैं या गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। आज पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा अहम दिन था जब अपोजिशन की जमातों ने बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की एक रेजोल्यूशन दी और साथ ही नेशनल असम्बली के सेशन को बुलाने की रिक्वेजिशन भी दी। यूली तौर पर इसका अमूमन तौर पर फैसला 3 से 7 दिनों में होना होता है। ये एक अहम मरहला है पाकिस्तानी सियासत का। मेरे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट हैं, बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या ये कहना सही होगा फ़ारूक हबीब साहब के उस्मान बुज़दार को बचाते बचाते वज़ीर आज़म ने अपने आप को, अपनी हुकूमत को गिरा दिया? देखिए दोनों सूबों में जो है वो केपी के हो, पंजाब हो, हमारी हुकूमत है, हमारे पास अक्सरियत है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। वफाक में भी हमारी हुकूमत है, ये बचाने वाला क्या हमेशा मुतालबा था कि उस्मान बुज़दार गवर्न नहीं कर पा रहे। 1 मिनट, 12 करोड़ का सूबा। नहीं, वो ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है। वो तो गवर्नेंस के हवाले से बेशुमार हमारे पास चीज़ें, तो सारी डिसेप्शन इसी पे है ना आपकी पार्टी की तरफ। डिसेप्शन वाला इशू को छोड़ दें। इशू क्या है? इशू ये है कि आइन के अंदर आर्टिकल 63A जो है वो पीपल्स पार्टी मुतारफ़ करवाती है, जिसमें वो लेकर आते हैं क्लॉज कि अगर ख़रीदो फरोख्त की जाएगी या पार्टी के डिसिप्लिन से हट के पार्टी लीडर की मुखालफत में जाके को वोट डाला जाता है तो लोग नाअहल होंगे। अब वो वही ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार इन्होंने लगाया हुआ है, जिस तरह सेनेट में लगाते थे अभी भी लगाते हैं। अभी भी लोगों को पैसों की जो है वो ऑफरें करवाई जा रही हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, किसका क्या एजेंडा है, वो तमाम चीज़ें भी जो है वो सामने आनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी और इनको इनके अंदर से सरप्राइज़ मिलेगा। ये इसी तरह खुश थे, आपको याद होगा कि सारी PDM इकट्ठी थी,
अदम एतमाद की बात हो रही थी, इस्तीफ़े देने की बात हो रही थी, एक शर्त आ गई कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो हम इस्तीफ़े देने को तैयार हैं। उसके बाद आपने देखा कि पीडीएम सारी तितर बेतर हो गई, उसी पीडीएम ने एक दूसरे को शोकाज नोटिस इशू करने शुरू कर दिए। डिफरेंट लग रहा है। नहीं, हर बार इनका माहौल होता है, इनका माहौल हर बार आपको ऐसा ही लगेगा, ऐसे ही इनके ऑप्टिक्स आपको नजर आएंगे, इनके अंदर से ही कुछ ना कुछ हर बार ऐसा हो जाता है जो बाद में एक दूसरे की तरफ। यूसुफ रज़ा गिलानी को 80 वोट दिए पीएमएलएन ने, बनाना था उनको चेयरमैन सेनेट, वो इन्हीं के साथ जो चीज फारूक हबीब साहब को शक है, बन के बैठ गए। फारूक हबीब साहब को शक है कि लास्ट मिनट में पीपीपी और पीएमएलएन में रखना अंदाजी हो जाएगी, आपके इत्तेहाद में कोई चीज पड़ जाएगी। परवेज खटक साहब को ये खरीदो फरोख्त की बात करे, किसने पैसे दिए जो काबीना के अंदर वज़ीर आज़म से पड़े, और ये बताओ कि इसको नूर आलम को किसने पैसे दिए जो असेंबली में इनको ललकारा कि आगे 3 लाइन जो है ना वो आईसीएल में डालो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और कराची के एमएनएस को किसने ललकारा, किसने खरीदा जो गैस की लोड शेडिंग की वजह से आवाम के जवाब देते देते वो वफाकी हुकूमत के गले पड़ गए। हलीम खान जो उनका खास वफादार था, उसको किसने पैसे दिए जो आज जहांगीर तरीन से मिला? जहांगीर तरीन को किसने पैसे दिए जो इसके लिए वो मेहनत कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, आज उनसे वो अलग हो गए। मैं इत्यादियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरे भाई ये इसको खुश होने दो, अभी तो दिल्ली दूर, अभी तो ये सारा भी तो अब बिल्कुल हम दिल्ली दूर क्रॉस कर चुका है, फैजाबाद ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं, हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, और ये जो अदम समाज की तहरीक है वो पेश हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अभी घबराने का वक्त तो आन पड़ा है इनको, जरा सा सब्र कर ले, ये जो मर्जी है बेचारा, ये खुद भी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठा हुआ है, क्या करेगा, नहीं तो उसको पता है कि वो एक गुस्से वाला आदमी है, 2 मिनट में इसको भी खारिज कर देगा। और अभी भी चंद घंटे है, आप तो सभी पार्टीज को डिफेंड ही करते। नहीं वो मैं तो मजबूरी है इसकी, वो क्या करेगा, आपने इसको लाके बिठा दिया है तो ये बेचारा डिफेंड नहीं करेगा तो क्या करेगा? इनके परिंदे इधर उधर उड़ रहे हैं, इनके परिंदे इधर उधर उड़ रहे हैं, तो क्या हम नहीं खरीदे? ठीक है, चले, वो तो आपने एक काउंटर उनके सवाल रेज कर दिए, लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहब, जो फारूक हबीब ने सवाल उठाया कि पिछली जितनी भी हम हिस्ट्री देखते हैं आखिर में कुछ हो जाता है, पीएमएलएन पीपीपी के भारत सियासी इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं, आगे एक फ्यूचर है, किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किस किस्म की तब्दीलियाँ लानी है, कैसे इकोनॉमी को मैनेज करना है, तो ये ऐसे इश्यूज हैं, कहीं कोई डिसरप्शन ही ना हो जाए। मोईद, आपने ये देखा कि ये कब से इस बात का मजाक बना रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ख्वाब देख रहे हैं, फिर ख्वाब की आंख खुल गई, फिर ये हो रहा है, वो अब आ गया ना, जमा हो गई ना। देखें, ये अलायंस की बेसिस क्या है आपके और पीपीपी के दरमियान? अलायंस की बेसिस है कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद तबाही का, माशी तबाही, खारजा पॉलिसी की तबाही, मतलब हर इंस्टीट्यूशंस सारे काम रुके हुए हैं, देयर इज नो वर्क। पंजाब का मैं आपको कह सकती हूँ, कोई पेपर, कोई फाइल, कुछ नहीं हिल रहा, स्टैंड स्टिल है, गंद किस तरह है। अब भागे फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि फौरन कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाओ जिनको हम विद इन डेज पूरे करके दे सकें, और मैं नाम भी ले लूँगी प्रोजेक्ट्स के अगर, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट वाली बात है। देखें, इनके अंदर इतनी तोड़फोड़ है कि ये उसको अब नहीं बचा सकते। आज पंजाब में किसको भेजा है? परवेज खटक साहब को, जिसको इन्होंने, वक्त ही मेरा खत्म हो गया। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, फारूक हबीब साहब और कादर मंदोखेल साहब का बहुत शुक्रिया आज की इस डिस्कशन में। ये आपने देखी ऑप्टिक्स हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि फाइनली होगा क्या। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे, बहुत शुक्रिया।